जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का रैपिड रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। अब मैं बात करूं, ये किसके नाम पे मनाया जाता है? ये सरोजा वैद्यनाथन की याद में मनाया जाता है। और इन्हीं की एक बहू है रमा वैद्यनाथन, उनका भी संबंध किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। और अभिनंदन सरोजा पुरस्कार है वो भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर के लिए दिया जाता है। और यही पुरस्कार 2021 में अपर्णा सतीशन को मिला है, जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए पहचानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की मिश्रित समृद्धि संस्कृति को सामने लाता है, वो कौन लाता है? बस्तर गोंचा डांस लेके आया था, और इसी का अन्य नाम चेरा चेरा उत्सव है। ठीक है, अब मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के अन्य उत्सव कौन कौन से। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जो उत्सव है हरेली, मंडई महोत्सव, राजिम कुंभ, बस्तर दशहरा, पोलिया उत्सव, कजरी उत्सव और तीजा महोत्सव, ये सभी संबंध किससे है? ये इन सभी का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ऑटोग्राफी ऑफ अ योगी इज ऑटोग्राफी ऑफ। अब देखिए, जो ऑटोग्राफी ऑफ योगी है, ये किसकी ऑटोग्राफी है? परमहंस योगानंद की ऑटोग्राफी है। अब यही मैं बात करूं, स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक कौन सी है? वो है सत्यार्थ प्रकाश, जो 1875 में हिंदी में प्रकाशित हुई थी। अब मैं यही बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संगीतकार और उनके एल्बम प्लानेट ड्रम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वो किसे सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया। अब यही मैं बात करता हूँ अन्य कौन कौन से जो ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें सम्मानित किया गया था ग्रैमी अवार्ड से। तो जैसे पंडित रविशंकर को किसके लिए सम्मानित किया गया था? उनकी जो एल्बम है ईस्ट मीट्स वेस्ट के लिए। कालगुनी शाह के लिए अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए किया गया था। और टी.एच. विनायकरम को प्लानेट ड्रम के लिए। और रिकी केज को किससे किया गया? डिवाइन टाइड्स के लिए। शंकर महादेवन को दिस मूवमेंट के लिए। और विष्णु मोहन भट्ट अब मीटिंग बाय द रिवर के लिए किया गया है। अब यही मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। धिवेही भाषा बोली जाती है। तो देखिए, जो धिवेही भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? मालदीव में बोली जाती है। अब यही मैं बात करूँ, जो इंडिया के आसपास के देश हैं वहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? जैसे चाइना में मंदारिन बोली जाती है। यहीं श्रीलंका में बात करूँ, सिहली और जोंगखा, ये दोनों बोली जाती हैं। लक्षद्वीप में माहे, जयश्री और महल, ये तीनों कहाँ बोली जाती हैं? लक्षद्वीप में। अफगानिस्तान में पश्तो और दारी बोली जाती है। नेपाल में नेपाली और म्यांमार में वर्मी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यही मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। संगीतकार पंदम दा के नाम से प्रसिद्ध है, कौन है? वो है R.D. बुर्मन, राहुल देव बुर्मन है। इनकी जो पहली फिल्म जिसमें संगीत दिया था इन्होंने, वो कौन सी थी? छोटे नवाब, 1961 में प्रकाशित हुई थी। अब यही मैं बात करूं अन्य संगीतकार कौन है? जैसे दिग्विजय भोसले, इनका संबंध किससे? गिटार वादक से है। बैजू बाबरा, इनका ध्रुपद गायन से है। और ओकरनाथ ठाकुर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से है। और यही मैं बात करूं, आफाक हुसैन तबला वादक हैं। और रब्बी शेरगिल पंजाबी म्यूजिक से रिलेटेड है, और इनका गाना है बुल्ला की जान। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 1981 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की? तो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब इन्हीं को गुरुदेव का टाइटल मिला है। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला है? 1913 में। नाइटहुड की उपाधि इन्हें कब मिली थी? 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। और 1919 में इसको छोड़ दी थी। अब यही मैं बात करूं, जो विश्व भारती नामक प्रसिद्ध एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है? ये शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है। अब यही मैं बात करता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्र संगीत है जिसमें 2230 गीत हैं, जिन्हें टैगोर संस्कृत से जाना जाता है। किससे? टैगोर संस से जाना जाता है। इससे संबंधित कलाकार कौन से हैं? लोपामुद्रा मित्री और देवव्रत विश्वास हैं और कनका बंदोपाध्याय हैं। ये तीनों संबंध किससे हैं? ये तीनों का संबंध रविंद्र संगीत से है। अब यही मैं बात करता हूँ रविंद्र भारती विश्वविद्यालय 1961 में बनाया गया। और जो विश्व भारती
जो प्रसिद्ध एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो कब 1921 में बनाया गया था, ये दोनों याद रखें। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड जीते, तो वो कितने जीते, 6 गोल्ड जीते और 6 सिल्वर जीते और 5 ब्रॉन्ज जीते, कुल 17 मेडल जीते। अब जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 है उसका कहाँ आयोजित हुआ था, चांगवोन में, जो साउथ कोरिया में है। अब मैं यही बात करूँ, ISSF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1907 में, हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। अब यही मैं बात करूँ, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था, 2016 में हुआ था। अब बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। भिटारी मंदिर कहाँ स्थित है, भिटारी मंदिर यूपी में स्थित है। और यूपी के अन्य मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है, ये भी यूपी में है। प्रेम मंदिर मथुरा में, राम मंदिर अयोध्या में, बटेश्वर आगरा में, धमेक स्तूप सारनाथ यूपी में है। अब मैं बात करता हूँ बिहार के कुछ अन्य जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी, जैसे महाबोधि मंदिर कहाँ है, ये भी बिहार में है। और विष्णुपद मंदिर ये बिहार में ही है। उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, पुरी जगन्नाथ, और ये सभी हैं कहाँ के, उड़ीसा के। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर विच इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे कनेक्ट 2 सिटीज़। तो देखिए जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये किस किस को जोड़ता है, सिलचर और पोरबंदर को। सिलचर कहाँ है, आसाम में है, पोरबंदर गुजरात में है। और इसी को NH-27 ईस्ट में भी बोलते हैं। इसके कुल किलोमीटर कितना, 3300 किलोमीटर का है। अब यही मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर की, वो श्रीनगर को कोच्चि से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 400 किलोमीटर। अब देखिए जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर है ये एक दूसरे को आपस में कब काटते हैं, ये झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, NH-44 है। सबसे छोटा एक्सप्रेसवे NH-548B है। अब यही मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट इज रिमूव्ड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। अब मैं बात करता हूँ एडवोकेट जनरल, ये स्टेट गवर्नमेंट लीगल एडवाइज़र होता है। और इसके जो आर्टिकल रिलेटेड 165 में क्या है, एडवोकेट जनरल है। और आर्टिकल 177 में ये जो एडवोकेट जनरल है विधानमंडल में भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं कर सकता। यही आर्टिकल 194 में इसकी पावर दे रखी है। और जो इसका टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC, इसका जो टेन्योर होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष के लिए होता है, 12 वर्ष तक। अब इसका जो अपॉइंटमेंट करता है वो कौन करता है, गवर्नर करता है। और UPSC का जो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। अब इसी से रिलेटेड आर्टिकल 315 है जो UPSC और SPSC का गठन बताता है। आर्टिकल 316 सदस्यों का कार्यकाल और नियुक्ति की बात करता है। और आर्टिकल 317 दोनों के सदस्यों, जो UPSC और SPSC दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करने की बात करता है। अब यही मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश कम इनटू एग्जिस्टेंस। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो 1971 में 25 जनवरी को हुई। अब यही मैं बात करूँ 1961 में महाराष्ट्र और गुजरात की हुई, 1963 में नागालैंड हुआ और 1966 में पंजाब एंड हरियाणा। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर की स्थापना हुई। और यहीं 1987 में अरुणाचल प्रदेश और गोवा की हुई। और अरुणाचल प्रदेश की कब हुई, 20 फरवरी को, और गोवा को 30 मई की। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम था वो क्या था, नेफा। नेफा का क्या मतलब है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। गवर्नर हैव अ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन इन द रिलेशन देयर टू अंडर आर्टिकल 371H ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अब यही मैं बात करता हूँ कि जो आर्टिकल 371 में कौन कौन से स्पेशल रेस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर हैं। तो देखिए आर्टिकल 371A में क्या है, नागालैंड है। आर्टिकल 371B में क्या है, सॉरी यहाँ पर 71A होगा, ये है। 71B में क्या है, आसाम है। और यहीं 71C में क्या है, मणिपुर है। D और E में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अब यहीं मैं बात करूं आर्टिकल 371F में क्या है, सिक्किम। और G में क्या है, मिजोरम। I में क्या है, गोवा। और J में क्या है, कर्नाटका। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। अब देखिए मैं बात करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई, 25 जनवरी 1950 में। कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सदस्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें एक मुख्य CEC होता है जिसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका भी कितना होता है, 6 वर्ष 62 वर्ष तक
होता है। अब मैं बात करूं, अब देखिए जो 1989 तक इसमें एक सदस्य हुआ करता था, 1989 से 90 तक इसको 3 सदस्य का मेंबर कर दिया था सदस्य, और फिर 1990 से 93 तक फिर एक सदस्य का कर दिया था, और 1993 से वर्तमान तक कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। अब देखिए इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? सुकुमार सेन बने, और सेकंड के सुंदरम बने। अब इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो नई दिल्ली में होता है, और पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? रमा देवी 1990 में ही बनी। 18 वर्ष आयु मतदान का अधिकार किसमें दिया जाता है? 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में दिया जाता है। अब मैं बात करूं वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 326 में है। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटर स्टेट काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड बाई, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखिए जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसमें अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। सभी राज्य के सीएम इसके सदस्य होते हैं, और इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना 1990 में हुई, आर्टिकल 263 में बताया गया है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल अभियान विजय के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने को संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गियासुद्दीन तुगलक की। तो देखिए गियासुद्दीन तुगलक ही है जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, और जो तुगलक वंश का शासनकाल है 1320 से 1414 तक है। अब देखिए जो गियासुद्दीन तुगलक है इसका जो शासनकाल कितनी वर्ष तक रहा था? 1320 से 1325 तक। अब देखिए जो गियासुद्दीन तुगलक है इसी को नहरों का निर्माण करने वाला भारत में पहला शासक बताया जाता है, और इसी को हम मलिक गाजी की उपाधि दी थी। किसने? अलाउद्दीन ने दी थी। अब जो देखिए जो अपना क्वेश्चन था तो उसने किसको संदेश भेजा था? निजामुद्दीन औलिया को भेजा था। अब यहीं मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक की, दिल्ली की गद्दी पर 325 में, और इसी को MBT मोहम्मद बिन तुगलक इसी को बोला जाता है। और जो इसका शासनकाल है वो कितना? 1325 से लेके 51 तक है। अब सबसे सच्चे शासक कौन था? यही था, और इसी को जूना खां के नाम से जाना जाता है, और उलुगु खां भी इसको कहते हैं। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया कब? 1327 में। अब ये देखिए जो दौलताबाद है वो कहाँ है? देवगिरी महाराष्ट्र में है। 1329 में इसने एक टोकन करेंसी जारी की, टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा का चालन किया। अब देखिए इसके 4 अभियान थे, कौन कौन से? खुरासान अभियान जो 1330 में हुआ, कराचिल का अभियान 1331 में, वो भी असफल रहा। 1333 में डूबन इब्न बतूता, जो इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया था 1333 में, और इसी को मोरक्को से आया था। इसकी जो किताब है किताब उल रहला किसकी है? इब्न बतूता की। और इसी को किसने? इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ भेज दी है? 1342 में चीन भेजा था। अब देखिए इसी समय में 2 राजवंशों की स्थापना होती है। कौन सा? एक विजयनगर 1336 में किसने की थी? हरिहरन बुक्का ने की थी। अब 1347 में बहमनी वंश की भी स्थापना इसी समय हुई थी। उसके संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे। अब मैं बात करता हूँ मोहम्मद बिन तुगलक ने किसान के लिए दीवान अमीर कोही की एक तकावी ऋण दिया था, वो जारी किया था। क्या? दीवान अमीर कोही का संबंध किससे है? वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से है, जिसमें उसने किसानों के लिए तकावी ऋण दिया था। देखिए अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारी PDF के लिए आप नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे रखा है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप PDF इसकी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात, क्या? दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की? देखिए दारुल कफ़ा क्या था? ये एक हॉस्पिटल था। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका जो शासनकाल है 1351 से 88 तक है। सबसे लंबा शासक इसी का रहा है, और इसका वास्तविक नाम क्या था? कमालुद्दीन फिरोज था। अब इसकी माता का क्या नाम था? वो बीबी जैला थी। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ही है जो सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, और इसी समय सिकंदर लोदी औरंगजेब का अग्रामी रहा है। यही दिल्ली के 24 टैक्स को किसने ख़त्म किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। और इसने जो 4 टैक्स लगाए थे, एक खराज टैक्स लगाया था, जकात टैक्स, जजिया टैक्स और जुम्स टैक्स। जुम्स टैक्स किससे रिलेटेड था? लूट करता। और जो खराज टैक्स है वो भूमि पर, और जकात टैक्स मुस्लिम पर लगता था, और जजिया इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। और देखिए इतलाक प्रथा कौन लेके आया था?
वो भी फिरोज शाह तुगलक ही लेके आया था। सबसे ज़्यादा दास इसी के समय में थे और इन्हीं के लिए इसने दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट बनाया था। क्या? दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट इसी ने बनाया था। और दीवाने इस्तिहाक क्या था? पेंशन के लिए था। अब मैं बात करता हूँ फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। किसने की थी? वो फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपनी ऑटोग्राफी लिखी वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना कौन सा है? वो बरेही पानी है जो उड़ीसा में है। इसकी हाइट 399 मीटर है। अब ये किस पर है? बुधबलंगा रिवर पर है। अब मैं बात करूँ पहला कौन सा है? कुंचिकल 455 मीटर का है और तीसरा नोकलिकाई जो खासी हिल्स का मेघालय में है। इसकी हाइट 340 मीटर है। अब मैं बात करता हूँ यूटी लद्दाख में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? तो वो कौन है? दो हैं। वो कौन सी? लेह और कारगिल है। अब देखिए लद्दाख की स्थापना कब होती है? 31 अक्टूबर 2019 में ये यूटी बना। अब मैं बात करता हूँ जो कारगिल है वो कारगिल विजय कब हुआ? 1999 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हु कॉल्ड मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट एज टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? किसने कहा था? ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब यही मैं बात करता हूँ कुछ अन्य परियोजना, जैसे भाखड़ा परियोजना है वो सतलुज रिवर पर है और इससे जो फायदा होता है वो किसे होता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है को फायदा होता है। उकाई ताप्ती रिवर पर फायदा गुजरात को होता है। इडुक्की पेरियार रिवर पर है, केरल को फायदा होता है। कोयना रिवर पर है, महाराष्ट्र को फ़ायदा होता है। मातावीला इसको यूपी और एमपी को फ़ायदा होता है। नाथपा जाकरी ये हिमाचल प्रदेश में है, इसको फ़ायदा होता है। तुगलक परियोजना झेलम रिवर पर जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होता है। तिलैया बराकर रिवर झारखंड में बहती है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। साउथर्न मोस्ट आइसलैंड ऑफ द लक्षद्वीप आइसलैंड वो कौन सा है? मिनिकॉय है। अब मैं बात करूँ जो लक्षद्वीप है अरब सागर में है, इसमें कुल 10 आइसलैंड है और इसका जो एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? एंड्रोट है और सबसे छोटा बिट्रा है। अब मैं बात करूँ कदमावत आइसलैंड, यही है जहाँ पर इलायची द्वीप, इसको क्या कहा जाता है? इलायची द्वीप भी इसी को कहा जाता है। कौन सा? कदमावत आइसलैंड। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कितना है? 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। अब सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितना समय लेता है? 8.16 सेकंड लेता है, 8 मिनट और 16 सेकंड लेता है। चंद्रमा का प्रकाश कितना लेता है? 1 मिनट 34 सेकंड लेता है। अब देखिए जो चंद्र प्रकाश है, चंद्रमा है, शांत सागर सी और ट्रंकुलिटी किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। अच्छी झुकाव किसका है? चंद्रमा कितना है? 6.7 डिग्री है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो चंद्रमा पर वो कितना है? 1/6 ऑफ अर्थ है। अब देखिए स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून, इसको क्या कहा जाता है? सिस्लूनर कहा जाता है। अब देखिए ब्लू मून क्या होता है? जो एक ही महीने में 2 बार फुल मून आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। मून डे कब मनाया जाता है? कितने दिन चलता है? 24 आवर 52 मिनट तक होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो वो 27 दिन में पूरी करता है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। एंगल्स लॉ किससे रिलेटेड है? ये रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड पर बात करता है। अब मैं बात करें इंगल्स लॉ, जब इनकम बढ़ती है तो बजट का कम भाग भोजन पर खर्च होता है। ये कौन बात करता है? ये ईगल्स लॉ बात करता है। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की ओर। मिनिस्ट्री वाज अलॉटेड द हाईएस्ट बजट इन द इंटरिम बजट 2024। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसे किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कितना? 6.2 लाख करोड़। सेकेंड नंबर पर रोड मिनिस्ट्री है, रोड इसमें कितना? 2.7 लाख करोड़ है। तीसरे नंबर पर रेल मिनिस्ट्री, इसमें 2.55 करोड़ है। अब मैं बात करता हूँ इसमें 5वें नंबर पर होम मिनिस्ट्री आती है, 2.03 करोड़ है। और 5वें नंबर पर रूरल मिनिस्ट्री जिसमें 1.77 करोड़ है। अब देखिए अब मैं बात करता हूँ कि अगले क्वेश्चन की। इंटरिम बजट 2024 इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी गाइडलाइंस? किसकी गाइडलाइन? 5 गाइडलाइंस। कौन कौन सी? सामाजिक न्याय, गरीब युवा, महिला, अन्नदाता दूसरी थी, तीसरी बुनियादी ढांचा, तीसरा प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और 5वां स्टैटिस्टिकल। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। द फिजिकल डिफिसिट इन 2024 और 2025 इज एस्टिमेट टू बी, कितना है फिजिकल डिफिसिट? वो है 5.1 ऑफ GDP। अब यही मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो 3D है वो किससे रिलेटेड है? तो एक D का मतलब है डेमोग्राफी, दूसरा डेमोक्रेसी और दूसरा डाइवर्सिटी। इसी के आधार
इसका आधार बताया गया है। अब मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो देखिए प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। HG में भी मापते हैं और टॉर में भी मापते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्केल, कितनी होती है, टोटल 22 बोन्स होती हैं, जिसमें फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, 14, और फ्लैट कितनी होती है, 8 होती है। कान में 6 बोन्स होती हैं, जीभ में 1 होती है जिसे हैप्रोइड बोलते हैं, हैप्रोइड। अब रिब्स कितनी होती है, रिब्स 25 होती हैं और रीढ़ में 26 बोन्स होती है। टोटल 29, 25 और 26 इन तीनों को मिला दिया जाए तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सियल बोन्स बोलते हैं, जिसमें 80 होती है। सबसे मजबूत होती है कौन सी है, मैंड्रिबल है, जो जबड़े की बोन होती है। अब मैं बात करता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, कॉलन कायमा टिश्यू की वजह से होती है। अब मैं बात करूँ G7 जो समिट है वो कहाँ होने वाली है 2024 में, वो कहाँ, इटली में होने वाली है। और जो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। अब देखिए इटली की जो PM है वो कौन है, आपको याद होंगी, जॉर्जिना मेलोनी है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंट फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अभय शर्मा एज अ कोच ऑफ T20 वर्ल्ड कप, किसने किया है, उगांडा ने। अब देखिए युगांडा की कैपिटल क्या है, कंपाला, और करेंसी शिलिंग है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किसको दिया गया है, सायरा बानो और हेमा मालिनी को दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। यूपी के अमेठी के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाता है, तो वो उसको तापेश्वर नाथ धाम से जाना जाता है। अब मैं यही बात करूँ, अकबरगंज का नाम क्या बदल दिया, रेलवे स्टेशन का नाम माँ कालिनी धाम कर दिया गया है, और निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी के नाम पर कर दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ यूपी के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वो क्या कर दिया है, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ कर दिया गया है। तो इससे आपका प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, जिसमें क्या है कि हम 1.5 घंटे की क्लास को विद नोट्स के साथ आपको हम 20 से 25 मिनट में हम इसको आप रिवाइज करा देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।